Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about nucleus from class 11 chapter 8. न्यूक्लियस एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है जिसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे। इवन आपकी एनसीईआरटी में भी कुछ पॉइंट स्किप किए गए हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर करते जाएंगे। तो न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831 एंड ये एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होती है जिसमें डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज़ को पाया जाता है। एंड इसका मेजर फंक्शन क्या रहता है? इट विल कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी, सेलुलर मेटाबॉलिज्म होगा एक इंडिविजुअल की बॉडी में, उसको कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट फंक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, वो सारा कुछ न्यूक्लियस में ही स्टोर रहेगा। फर्दर ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी तक ले जाने का भी जो काम है वो इस न्यूक्लियस का ही होता है। तो ये इसके 3 मेजर फंक्शंस थे। फंक्शंस हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस ज़्यादा डिटेल में करेंगे, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी। तो एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल एंड स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल माना जाता है इन द ऑर्गेनिजम्स। एंड जो अनडिवाइडिंग सेल्स होते हैं, अगर हम उसके न्यूक्लियस की बात करें तो उसको हम इंटरफेस न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड ये ज़्यादातर न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं, उन फाइबर्स के साथ ज़्यादा ही फिल्ड रहता है। ये जो क्रोमेटिन होंगे ये इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म एंड लेबोरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा इसके पास एंड एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज़ होगी जिसको हम न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई बोलेंगे। तो ये था इंटरफेस न्यूक्लियस के बारे में। देन जो न्यूक्लियस है ये नंबर में भी वेरी करता है। इट कैन बी सिंगल, डबल, ट्रिपल और मल्टीपल। तो अगर एक यूनी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म है तो मतलब यूनी मीन स्टैंड्स फॉर वन, एंड उसमें क्या होगा? सिंगल न्यूक्लियस होगा। उसको मोनोन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं या फर्दर मोनोकैरियोटिक भी बोल देते हैं। तो दिस वाज अबाउट द सिंगल न्यूक्लियस। फिर डबल न्यूक्लियस आ जाता है, उनको हम बाय न्यूक्लिएट बोलते हैं। जो डबल न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें 2 तरह के न्यूक्लियस होते हैं। एक मैक्रो न्यूक्लियस जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, एंड दूसरा है माइक्रो न्यूक्लियस जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को खुद में स्टोर रखता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है लिवर सेल्स, कार्टिलेज सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। देन ट्रिपल न्यूक्लियस जो ऑर्गेनिज्म के पास होगा उसको हम ट्राई न्यूक्लिएट बोलेंगे। इसमें एक मैक्रो न्यूक्लियस होगा और 2 माइक्रो न्यूक्लियस होंगे। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास है पैरामीशियम ऑरेलियस। देन मल्टीपल न्यूक्लियस जिसके पास होंगे उसको हम ऑर्गेनिज्म को मल्टी न्यूक्लिएट बोलेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है मसल सेल्स, फंजाई, एल्गी। प्लांट्स की बात करें तो लेटेक्स वेसल्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। अब लोकेशन के अकॉर्डिंग ये जो मल्टी न्यूक्लिएट सिचुएशन है इसके नेम चेंज होते हैं। अगर मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म एक एनिमल सेल है तो हम उसको सिनकाइटम बोलेंगे, सिनकाइटम। एंड अगर वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है तो हम उसको सिनोसिटिक बोलेंगे। एंड सेम टाइम पे अगर वो स्लाइम मोल्ड्स में प्रेजेंट है तो हम उसको प्लाज्मोडियम बोलेंगे। तो प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म जिसके बीच में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम इज़ द मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट ऑल्सो एंड प्लाज्मोडियम इज़ दिस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ऑल्सो। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो न्यूक्लियस की आगे बात करते हैं। जो जर्नली न्यूक्लियस है ये सेंट्रल रीजन में ही लाई करता है एक पर्टिकुलर सेल की और सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। बट इट इज़ प्रेजेंट इन द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म इन द प्लांट सेल्स। क्यों? क्योंकि सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल्स के केस में, तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या होगा? पेरिफ्री में लग जाएगा। जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस जो है वो बेस रीजन पे प्रेजेंट रहता है। फर्दर जो स्पायरोगैरा है उसमें वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये इसकी लोकेशंस थी, कुछ एक्सेप्शनल केस थे वो मैंने आपको बता दिए। फर्दर हम देखते हैं कि जो ये न्यूक्लियस है इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो 9 to 12% विल बी डीएनए इन इट, देन 5% होगा आरएनए,
देन हिस्टोन प्रोटीन्स विल बी 15%, बाकी बचे एंजाइम्स, एसिड प्रोटीन्स, न्यूट्रल प्रोटीन्स, ये सारे होंगे 65%, एंड लिपिड्स जो हैं दैट विल बी 3%, एंड कुछ ट्रेसेस में ही रहेंगे ताकि ये मेम्ब्रेनस एक्सचेंज जो होता रहे। तो कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं हमें, वो ट्रेसेस में ही प्रेजेंट रहेंगे, एंड दैट मिनरल्स माइट बी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। तो जनरली जो न्यूक्लियस है वो 5 पार्ट्स का बना होता है, दैट इज़ न्यूक्लियर एनवेल्प, देन न्यूक्लियोप्लाज्म, देन न्यूक्लियर मैट्रिक्स, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। तो आप ये 5 के नेम्स लिख लोगे एंड इसको हम स्टेप बाय स्टेप ना डिस्कस करेंगे सबको। तो न्यूक्लियर एनवेल्प से स्टार्ट करते हैं। जो न्यूक्लियर एनवेल्प है ये जनरली इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स, 2 डबल मेम्ब्रेनस रहेगा एंड न्यूक्लियस को कवर करेगा, एंड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से सेपरेट आउट कर देगा। जो नया न्यूक्लियर एनवेल्प है वो जनरली टीलोफेज के अराउंड, मतलब टीलोफेज जब हो जाता है अंडर द डिवीजन, तो उसके बाद ये बनता है, एंड ओल्ड न्यूक्लियर एनवेल्प से और ER से बनता है। ये जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं ये फर्दर लाइपोप्रोटीन से बने होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड जो इनर मेम्ब्रेन है ये दोनों जो है लाइपोप्रोटीन्स के बने होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये जनरली इसके पास रिबोसोम्स होते हैं, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म की तरफ ज़्यादा फेस रहता है, साइटोप्लाज्मिक सरफेस इसको बोलेंगे, और इसके पास रिबोसोम्स होंगे। अब देखो अगर रिबोसोम्स हैं तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते समय ना इसको अच्छी तरह से पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन कहाँ पे होती है। मैं आपको लिंक उस वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा ER की वीडियो। तो वहाँ पे अगर न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के पास अगर हमारे रिबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो क्या होगा कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी कनेक्टेड रहेंगे। अब आ जाते हैं हम इनर मेम्ब्रेन के पास। जो इनर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ रहेगा अपने दोनों सर्फेसेस से, और जो ये 2 मेम्ब्रेन है इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ सेपरेट आउट होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस कंटिन्यूस होती है एंड इसके चैनल्स बने होते हैं विद ER, एंड ये सारे इंटायर सेल को कनेक्ट करी है विद द सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस। ये इसका फंक्शन रहता है इनर मेम्ब्रेन का, पेरी न्यूक्लियर स्पेस का। जो न्यूक्लियर एनवेल्प है ये काफ़ी हाईली सिलेक्टिव रहता है ये न्यूक्लियर एनवेल्प, एंड जनरली सिर्फ न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स। ये न्यूक्लियस काफ़ी स्पेसिफिक रहता है फॉर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये सिर्फ आउटवर्ड पैसेज ही अलाउ करेगा नए रिबोसोम्स के लिए, और एंट्री जो है एक्टिव रिबोसोम्स यूनिट की इसके अंदर नहीं होती। तो काफ़ी सिलेक्टिवली परमिएबल रहेगा ये मेम्ब्रेन। एंड जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो न्यूक्लियस में कैसे एंटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर पोर्स। ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में एंटर कर जाएंगे, लेकिन इसको साथ साथ में कुछ आयंस जैसे हो गए पोटेशियम, सोडियम आयंस, क्लोरीन आयन, ऐसे आयंस इसके थ्रू पास आउट नहीं हो सकते। सो दिस वाज अबाउट न्यूक्लियर एनवेल्प। बुक में इन्होंने न्यूक्लियर मैट्रिक्स एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्म को ना अंडर एक ही टॉपिक कवर किया, लेकिन मैं आपको इंसिस्ट करूँगी कि आप इसको अलग अलग ही पढ़ो। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। इसको न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड कोलाइडल कॉम्प्लेक्स होगा जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, न्यूक्लियोलस है, ये इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। एंड अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में होता क्या है, जनरली इस न्यूक्लियोप्लाज्म के पास रॉ मटेरियल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ RNA, DNA, रिबोसोम सब यूनिट्स। ये सारी चीज़ों का जो सिंथेसिस होना है वो इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होना है। एग्जाम्पल हमारे पास है जो मतलब मटेरियल प्रेजेंट रहता है, उस मटेरियल के एग्जाम्पल हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ट्राइफॉस्फेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक DNA, RNA या रिबोसोमल सब यूनिट्स को बनाने में काम आती हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स की, जो यहाँ पे मेंशन है और में लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा तो अलग है भैया।
तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स को हम न्यूक्लियर स्केलेटन भी बोलते हैं। इसके पास फाइन नेटवर्क होता है प्रोटीनेशियस इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वगैरह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं, उसमें सारा कवर करेंगे, वहाँ से आप देख लोगे। तो बेसिकली ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क होता है ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स, एंड जनरली ये पेरिफ्री की तरफ होता है एंड ज़्यादा डेंस मैश बना देता है पेरिफ्री पे। तो इसकी वजह से हम इसको न्यूक्लियर लैमिना या फाइब्रस लैमिना बोलते हैं, जो कि हमेशा एक पर्टिकुलर सेल के इनर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है। फर्दर हम देखेंगे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, इसके पास एसिड प्रोटीन्स रहते हैं, एंड जो न्यूक्लियर लेमिना है इसी का न्यूक्लियर लेमिना वो क्रोमेटिन फाइबर्स को डिवीजन के टाइम पे या उसके बाद भी एंड तक पकड़ कर रखता है, काफ़ी अच्छा होल्ड बना कर रखता है। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बाद हम बात करते हैं क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन एक इंट्रा न्यूक्लियर सिस्टम है जो कि स्टेन को अटेन कर लेता है, आराम से उसके ऊपर स्टेनिंग की जा सकती है और डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। फोर्थ एलिमेंट जो है दैट इज़ क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन बेसिकली होता क्या है, ये इंट्रा न्यूक्लियर सिस्टम है फाइन फाइबर्स का, जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर एक नेटवर्क बना देती हैं। एंड इसका करेक्टर क्या रहेगा कि इजीली जो भी स्टेन है उसको अटेन कर लेंगे, स्टेनिंग आराम से हो सकती है। अब ये अगर नेटवर्क बना रही हैं तो हम क्रोमेटिन को क्रोमेटिन रेटिकुलम भी बोल सकते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स जो रहती हैं, जो ये न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स हैं, ये जो क्रोमेटिन की फाइबर्स होंगी सबके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। ये जनरली डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, उनका कॉम्प्लेक्स बना होता है एंड उसके पूरे कॉम्प्लेक्स को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, एंड ये फर्दर क्रोमेटिन फाइबर्स का फॉर्मेशन करती है। क्रोमेटिन की अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो हमारे पास जो डीएनए है क्रोमेटिन में वो 31% रहेगा, जो आरएनए है उसका कंटेंट 5% रहेगा, जो हिस्टोन प्रोटीन्स है उसका 36% रहेगा, एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का 28% कंट्रीब्यूशन रहेगा इसकी केमिकल कंपोजिशन में। तो क्रोमेटिन को जनरली 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिस्टिंग्विश किया गया है, जिसको हम यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन बोल देते हैं। जनरली ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं यू विल स्टडी इन द +2, है ना। डीएनए वाला चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसमें आप ज़्यादा डेप्थ में इसको स्टडी करोगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बेस तो बनाना है ना हमने, तो हम करते हैं। जो ये 2 टाइप्स हैं यहाँ पे मेंशन नहीं है इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से, तो आप साथ में पेन डाउन कर सकते हो। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या है, ये लाइटली स्टेन्ड होता है, नैरो फाइबरस होता है, एंड नॉर्मल क्रोमेटिन की कंडीशन को हम यूक्रोमेटिन बोल देते हैं। इस यूक्रोमेटिन के पास कुछ एक्टिव जीन्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करवाते हैं। उधर ही अगर हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो ये जब स्टेन में डाला जाएगा हेट्रोक्रोमेटिन तो ये डार्कली स्टेन्ड होगा, एंड इसके पास थिकर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होंगे। उसके पास नैरो फाइब्रस स्ट्रक्चर था यूक्रोमेटिन के पास, हेट्रो के पास थिकर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होगा, एंड ये मॉडिफाइड क्रोमेटिन है जो कि जिसके पास एक्टिव जीन्स नहीं होंगे। जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रैंड्स रहते हैं यूक्रोमेटिन में, ये स्लाइटली कॉइल्ड होते हैं एंड बल्क ऑफ क्रोमेटिन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दूसरी साइड जो हेट्रोक्रोमेटिन है उसमें जो न्यूक्लियोसोम के स्ट्रैंड्स हैं वो डेंसली कॉइल्ड रहते हैं। जैसे सोलेनॉइड होती है, हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं कॉइलिंग ऑफ दैट कॉपर वायर अराउंड द स्टिक ना, तो वो सोलेनॉइड के अराउंड कितने ज़्यादा वायर के कॉइलिंग्स होती हैं, उसी तरह ये जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रैंड है वो डेंसली कॉइल्ड रहेगा हेट्रोक्रोमेटिन के केस में। नेक्स्ट जो यूक्रोमेटिन है, थर्ड पॉइंट, यूक्रोमेटिन के अंदर ये इजीली टेम्परेचर, पीएच या पॉइजन वगैरह जैसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाता है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन नहीं हो पाता। जो यूक्रोमेटिन है वो इजीली रेप्लिकेट करता है इन अर्ली एस फेज़। जो सेल्फ डिवीजन साइकिल होता है उसके अंदर एस फेज़ आता है, उस एस फेज़ के अर्ली स्टेज में ही पहले ही रेप्लिकेशन कर देता है ये यूक्रोमेटिन।
लेकिन जो ये हेट्रोक्रोमेटिन है ये एस फेज़ के एंड तक मतलब लेट एस फेज़ की कंडीशन में ही ये रेप्लिकेट कर पाता है। सो दिस वाज अबाउट द यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। जनरली ये डिफरेंस है जो मैंने आपको सीक्वेंस में बताया यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन का, उसी सीक्वेंस में इसको ध्यान से सुनकर एक अपना डिफरेंस बना सकते हो। एंड इससे आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट दिस कि आपका बेस बनेगा जो आप 12th में पढ़ने वाले हो। क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स दिखाए भी गए हैं, इसका स्ट्रक्चर भी दिया है, कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? ये डीएनए एंड प्रोटीन का एक हेरिडिटरी स्ट्रक्चर होता है जो कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर से बनता है। जब भी सेल डिवीज़न होगी या रिप्रोडक्शन होगी तो जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे एंड वो डीएनए एंड प्रोटीन्स को एक दूसरे में मिक्स करके रखेंगे। अभी हमने केमिकल कंपोजिशन में पढ़ा ना क्रोमेटिन की, डीएनए भी है, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं, तो इन दोनों का कम्बिनेशन बनेगा और उससे हमें क्या मिल जाएगा? अपना क्रोमोसोम मिल जाएगा। जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के उसके पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है। ह्यूमन बींग्स की बात करें जो कि एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, इसके पास 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो व्हाट आर ऑटोसोम्स? बेसिकली यू क्रोमोसोम्स भी इसको बोलते हैं, ऑटोसोम्स को। ये वो क्रोमोसोम है जो कि एक इंडिविजुअल के सारे ट्रेट्स को कंट्रोल करता है लेकिन सेक्सुअल ट्रेट्स को कंट्रोल नहीं करता। तो ऑटोसोम्स वो हो गए। दूसरी तरफ है सेक्स क्रोमोसोम्स जिनको हम एलोसोम्स भी बोलते हैं। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल वेदर इट इज़ ऑफ मेल और फीमेल। ये कौन डिसाइड करेगा? ये सेक्स क्रोमोसोम जो कि हैं एलोसोम्स, वो डिसाइड करेंगे। सिंपल ह्यूमन बींग्स का केस लेते हैं, हमने 10th क्लास में क्रोमोसोम वाला पढ़ा हुआ है, इजी है काफ़ी, इतना कुछ नहीं है समझने वाला। तो ह्यूमन बींग्स में टोटल 44 ऑटोसोम्स रहेंगे एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स रहेंगे जिसमें XX इज़ फॉर फीमेल्स एंड XY इज़ फॉर मेल्स। तो ये इसके एलोसोम्स रहते हैं एंड यू क्रोमोसोम्स रहते हैं और जो ये मिलकर कितने बना देंगे? 46 क्रोमोसोम्स बना देंगे, जिसको हम डिप्लॉयड 2n क्रोमोसोम सेट बोलते हैं। एक टिपिकल क्रोमोसोम की बात करें तो हम उसमें देखेंगे कि 2 सिमिलर पार्ट्स होते हैं जिसको हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये जो पिंक वाले 2 सिमिलर पार्ट्स हैं इसको क्रोमेटिड्स बोलेंगे। और ये 2 जो क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं एट द जंक्शन, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये नॉन स्टेनेबल नैरो एरिया होगा, मतलब जब भी कोई स्टेन हम देते हैं क्रोमोसोम्स को तो इसके ऊपर ये स्टेन नहीं चढ़ेगा, तो नॉन स्टेनेबल रहेगा, नैरो एरिया रहेगा। सेंट्रोमियर एक तरह की स्पेशल प्लेट होती है इसके पास जिसको हम कैनिटोकोर बोलते हैं एंड डिवीजन के टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट है इसी को कैनिटोकोर के थ्रू होती है। ऊपर 8.11 डायग्राम में आपको दिखाया गया कैनिटोकोर, आप देख सकते हो। अब ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर की सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है पूरे क्रोमोसोम में, तो इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उसी का डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रॉम योर NCERT बुक। तो सबसे पहले है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, मतलब कि उसका जो सेंट्रोमियर रहेगा वो विद इन द सेंट्रल पोजीशन रहेगा, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, एकदम सेंटर में रहेगा, तो उसको हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। फर्दर जो हमारे पास है दैट इज़ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें जो सेंट्रोमियर है वो नियर द सेंटर होगा, एग्जैक्टली एट द सेंटर नहीं होगा, नियर द सेंटर रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो क्रोमेटिड्स हैं ये थोड़े से लंबे साइज़ के हैं, यहाँ पे थोड़े से छोटे साइज़ के हैं। ये रीज़न यही है कि वो सेंटर में नहीं होता तो हमें वो जो क्रोमोसोम है देखने में थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड लगता है। थर्ड फॉर्म इज़ द एक्रोसेंट्रिक। इसमें जो क्रोमोसोम रहेगा वो सब टर्मिनल रहेगा, मतलब टर्मिनल पे नहीं होगा, थोड़ा सा टर्मिनल से आसपास ही होगा, तो सब टर्मिनल सेंट्रोमियर वाले क्रोमोसोम को हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। देन लास्ट इज टीलोसेंट्रिक, मतलब कि जो सेंट्रोमियर है वो अब टर्मिनल पे पहुंच ही गया, खुद ब खुद पहुंच गया यहाँ टर्मिनल पे, तो उस कंडीशन को हम टीलोसेंट्रिक बोलेंगे। अब इनके अलावा इन प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस के अलावा एक क्रोमोसोम के पास और क्या होता है, यहाँ पे देखोगे आप सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस मार्क है, तो क्रोमोसोम के पास नैरो एरिया होता है जिनको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। एंड फर्दर ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस हैं ये काम आती हैं वेरियस एक्टिविटीज़ में। तो सैटेलाइट क्रोमोसोम भी हम इसको बोल देते हैं, या SAT क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसके पास ये सेकेंडरी रिस्ट्रिक्शंस एंड सैटेलाइट हो।
तो जनरली जो सैटेलाइट है ये न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम है, जिसको हम सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। इसके 2 टर्मिनल एंड्स होते हैं जिसको हम टीलोमियर्स बोलते हैं। नेक्स्ट जो हम लास्ट एलिमेंट को स्टडी करेंगे दैट इज़ न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। इनको हम रिबोसोम फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन लेस रहती हैं एंड डार्कली स्टेन्ड होती हैं, जो भी डार्कली स्टेन्ड होती हैं एंड न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती हैं। ये क्रोमेटिन के साथ अटैच रहता है न्यूक्लियोलस एंड इसके मैट्रिक्स में ना ग्रैनुअल्स होते हैं जो कि रिबोसोम्स का एक तरह से प्रिकर्सर है। जो रिबोसोम्स है इन्हीं ग्रैनुअल्स से बनने हैं एंड फर्दर जब कैरियर प्रोटीन की भी जो सिंथेसिस है इसी न्यूक्लियोलस में होती है। आपको मैंने बताया था कि कुछ आयंस हैं जो कि यूज़ होते हैं, तो कैल्शियम पॉजिटिव आयंस एक इम्पॉर्टेंट आयन है न्यूक्लियोलस मेंटेनेंस के लिए। न्यूक्लियोलस जनरली न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पे डिसअपियर हो जाता है एंड देन अगेन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं। जो न्यूक्लियस है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा, ये तो हमने पहले ही कर दिया कि क्रोमेटिन में जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखेगा ताकि ये सिर्फ पेरेंट से डॉटर सेल में जाए, कहीं और ना जाए। जो नए सेल्स की ग्रोथ होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस या गैसेस, वो सब कुछ इस क्रोमेटिन के पास है प्रोवाइड करने के लिए। फर्दर ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है एंड कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स की सिंथेसिस पर भी काफ़ी कंट्रोल लगा दिया गया है। जो न्यूक्लियस है वो रिबोसोम्स फॉर्म करते हैं इन द न्यूक्लियोलस एंड जो न्यूक्लियस का डिवीज़न है वो प्री-रेजिक्यूट है सेलुलर डिवीज़न का। Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.